का जमाना है। इको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। कल हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। इसको हाथ में लिए ना। कल हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ लिए थे, स्लो एंड फास्ट भी पढ़ लिया था। प्लस हम लोगों ने पढ़ा था कि घंटे, किसी घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। यही पढ़ा था। और याद रखना, जब कभी आगे और पीछे शब्द का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, और रिवाइज करने की जरूरत नहीं, और सब आपको याद ही होगा कि रिवाइज करने की जरूरत है। एक बात याद रखना, चाहे संपाती हो, चाहे विपरीत हो, चाहे 90 डिग्री हो, जब आपको अपवाद याद करना हो, एक्सेप्शन, तो आप तुरंत छोटे बच्चे को याद करना। तो छोटा बच्चा बताएगा संपाती होगी 12 बजे, अपोजिट होगी 6 बजे, 90 डिग्री होगा 3 बजे और 9 बजे। छोटा बच्चा। आज कुछ ज्यादा भीड़ नहीं है। ये बीच बीच में कहां चले जाते हैं? अच्छा, गंगा किनारे। कुछ कठिन प्रश्न करने का मूड है या आसान? आधे कह रहे हैं आसान, आधे कह रहे हैं कठिन। तो मैं काम करता हूं, मैं करवाता ही नहीं हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग 2016 का एक प्रश्न करते हैं, करिए।
एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह्न 2:27 पर समाप्त होती है। तो 11 बजे से 2:27 में 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे 27 मिनट। 3 आवर 27 मिनट। ऐसे लिखो, 3 घंटा 27 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट और 27, 200, ये लिख दिया। इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। पहला पीरियड लगा, समाप्त हुआ, 5 मिनट का विश्राम। दूसरा पीरियड समाप्त हुआ, फिर 5 मिनट का विश्राम। तीसरा पीरियड समाप्त हुआ, फिर 5 मिनट का विश्राम। चौथा पीरियड समाप्त हुआ, फिर छुट्टी। अब वहां विश्राम लेके क्या वहीं स्कूल साफ करोगे? छुट्टी हो गई। तो जो विश्राम था, इंटरवल, वो कितना हुआ टोटल? 15 मिनट का। 5 तिहाई 15। $192 आया। 4 समान अवधि के हैं, इक्वल ड्यूरेशन के। कितना आ गया? 48 मिनट। ऑप्शन ए इज द एक 24 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट धीमी होती है और दूसरी 24 घंटे में 2 मिनट तेज होती है। एक धीमी हो रही है और एक 2 मिनट ये, 2 मिनट ये। तो टोटल कितना हो गया? यानी हर एक दिन, 24 घंटा मतलब एक दिन, हर एक दिन में दोनों के बीच में गैप क्या हो जाता है? 4 मिनट का। एक विशेष क्षण दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटे वाली घड़ी का अनुसरण करें तो किस घड़ी का? 12 घंटे वाले में 720, तो 24 घंटे वाले में 1400। वेरी गुड। 1440 को हमने 4 से भाग दिया। $360। ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है।
एसी चलवाओ, एसी चालू है। ये कार्यक्रम कल कर चुके हो, 6 बजकर 2015 का प्रश्न था ये। ये प्रश्न मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पढ़ो आराम से। कल्पना कीजिए कि एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। आप में से किसी ने वो घड़ी देखी है जो बिना झटके के चलती हो? हाथ उठाओ, किसने किसने देखी है? क्या करिए, उसमें भी हाथ उठाए हैं? बिना झटके चल रहा है ना? कितने लोग ये मानते हैं कि घड़ियां झटके से चलती हैं? कितने लोग मानते हैं कि बिना झटके के चलती है? चलेगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। आपने कभी देखा होगा ऐसे टिक टिक टिक, सुना है? और अगर टिक टिक को महसूस करना हो तो कब महसूस करो? रात को 1:30 से 3 के बीच, जब हर कोई सो रहा हो और जस्ट 1 घंटे पहले आपका ब्रेकअप हुआ हो। फिर जब वो टिक करेगी ना तो आपका हृदय करेगा टिक, फिर करेगी टिक, फिर इधर होगा टिक। मतलब आपको लगे अब गया कि तब गया। तो जो टिक टिक की आवाज है ना, दरअसल क्या है, पेपर यूपीएससी का इंग्लिश में बनेगा, ट्रांसलेट गूगल कर देता है हिंदी में। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ये है, अ क्लॉक इज मूविंग विदाउट जर्किंग। अ क्लॉक इज मूविंग विदाउट जर्किंग। जर्किंग का मतलब होता है गड़बड़ होना, समझ रहे हो? तो बिना झटके के चलती हैं, इसका मतलब उसमें जो है किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। और घड़ी 8 बजे से 9 बजे के बीच का समय दिखा रही है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, कल पढ़ चुके हो। कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी? ऑप्शन सी 65 से ही 5/11 होता है, चूंकि यहां 65 दिया है अप्रोक्स में, तो इट इज द राइट आंसर। क्लियर? घड़ी समाप्त हुआ। इसके प्रीवियस ईयर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड, आज शाम को डालूंगा, आप देखना। दूसरा काम, जब ये टॉपिक सारे समाप्त हो जाएंगे तो कभी रेंडम 2 क्वेश्चन क्लॉक से बना के डाल दूंगा। जैसे विद्यार्थी पूछता है प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो जब रेंडम मिले उसी समय प्रैक्टिस कर लो। अभी नहीं कि ऑटो में बैठे हो, जा रहे हो, पेन पेपर निकाले शुरू हो गए, तो लोगों को लगेगा कि मुझे दिखाने के लिए कर रहा है ना? बचना नहीं तो लोगों को लगेगा नहीं इंप्रेस करने का मामला है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन? हर एक में हाँ बोलना। ए बाबा गिरी, मैं पढ़ाऊंगा अब खूनी रिश्ता, मैं पढ़ाऊंगा अपनी स्टाइल में ही। वो तो आपसे ओपिनियन लेता हूं कि आप थोड़ा सा जिंदा रहे ना, क्योंकि कठिन टॉपिक हुए हैं सारे। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर सीरीज, आज कल चलेगी। उसके बाद 25-26 छुट्टी ही है। 25 को संडे है, 26 को 26 जनवरी है। गुजरा काहे की। फिर 27-28 हो गई क्लास। तो क्या कह रहे हो? एक आज वो बोलेगा, वो क्या बोले बेटा? नहीं, वो पीछे वाला, खड़े हो जा। क्या बोले बेटा? लड्डू? किस चीज का? एक और बड़ी बात है, लड्डू जितना कहोगे उतना खिला दूंगा। बैठ जाओ। अरे अगर आप कहो तो मैं आपको 5 स्टार में भोजन करवाऊं, आप लड्डू की बात कर रहे हैं। बस बस बस। तो इस ड्यूरेशन में 4 क्लासेस हमारी होंगी, आज को इंक्लूड करके। 4 क्लास में, चूंकि आपके बैच में बड़ा डेप्थ में उतर के क्लास चल रही है, तो 4 क्लास में 2 टॉपिक समाप्त करना संभव नहीं होगा। तो एक टॉपिक ये समाप्त करेंगे, एक कोई छोटा टॉपिक होगा वो ले लेंगे। उसके बाद दिल्ली से लौटने के बाद फिर आगे कंटिन्यू चालू रहेगा। मुझे लगता है आज मैं आपको नंबर्स की दुनिया में ले चलूं, क्योंकि जितने कठिन टॉपिक है वो हम पहले पढ़ेंगे, आसान वाले लास्ट में पढ़ेंगे। उससे क्या रहेगा, आपको हिम्मत बनी रहेगी ना। नंबर के बारे में कहा जाता है, जो नंबर सीरीज का प्रोसीजर होता है, खूब ध्यान से सुनो, एकदम रिलैक्स रिलैक्स, आवाज ना आए। आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जिसका आपको अंदाजा नहीं है, और हल्ला करोगे तो काट दूंगा। जैसे फिल्म में क्या होता है ना, पहले क्या होता है, जब फिल्म शुरू होती दर्शक हल्ला मचाने लगते थे। जब हल्ला करते थे तो जो सिनेमा हॉल वाला होता था आधी फिल्म काट देता था। तो ऐसा हल्ला मत करो, बड़ी काम की बात बताऊंगा। तो जो नंबर्स होते हैं इनके बीच एक रिलेशन होता है। आप कभी भी देखेंगे, आप यूपीएससी का सिलेबस जब उठाएंगे, जहां लिखा है बेसिक न्यूमेरेसी, मैथमेटिक्स कहीं नहीं लिखा। सी सेट के सिलेबस में मैथमेटिक्स कहीं नहीं लिखा, लिखा है बेसिक न्यूमेरेसी। नंबर, ऑर्डर एंड देयर मैग्नीट्यूड, नंबर, ऑर्डर एंड देयर मैग्नीट्यूड, यह सिलेबस में लिखा हुआ है। और एक बात याद रखें, कुछ टॉपर्स लोग या तमाम लोग ये बात कहते हैं कि सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। हमने सिलेबस पढ़ रखा था, तैयार कर रखा था। तो कई लोगों को लगता है यार सिलेबस सीधे सीधे थोड़ी पूछता है यूपीएससी। सिलेबस है, किताब में रखा है, हमारे भी मोहल्ले में रखा है, हमारे भी पीजी में, हमारे रूम में रखा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते ही दीमक खा लिए तो उसको फिर से झाड़ फूक के सही किया है। हम सिलेबस के सराउंडिंग क्यों चलते हैं, उसका सिंपल सा कारण है। सिलेबस आपको बताता है कि ना लेफ्ट जाना है ना राइट, सीधा चलते रहो, दिल्ली पहुंच जाओगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग न चल के हम लेफ्ट भी चलते हैं, राइट भी चलते हैं, कई बार दूसरे के मोहल्ले में भी चले जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं चलते। वैसे तो मैं डिफाइन पूरा सिलेबस कर सकता हूं, ऑल द जनरल स्टडी एंड ऑल द एप्टीट्यूड, बट चूंकि वो हमारा पोर्शन नहीं, तो मैं जिस पोर्शन पे उसी पे डिस्कस कर रहा हूं। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलने का मतलब नंबर एंड देयर रिलेशन, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड,
ये सिलेबस का पार्ट है। अब नंबर और उसका रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। जैसे कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धिमत्ता रखता है, सामान्य स्पेशल नहीं, तो उसे 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा यानी टेबल आता ही होगा। पूछूंगा नहीं मतलब इसलिए हां में हां मिलाते रहो, है ना। यह माना जाता है कि 2 से 20 तक का पहाड़ा उसको आता ही होगा। यह भी माना जाता है कि 2 से लेके 20 तक का वर्ग आता ही होगा। यह माना जाता है कि 1 से लेके 10 तक का घन यानी क्यूब आता ही होगा। यह भी माना जाता है कि उसने बचपन में नहीं बुढ़ापे में ही सही ABCD तक लिखा होगा। यह भी माना जाता है कि जब वो A से Z तक लिखा होगा तो उसे पता होगा कि टोटल लेटर होते हैं 26। तो व्यक्ति यह भी मान के चलता है कि ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे, ये तीसरे और ये। मैं मानता हूं कहीं कहीं बाबा ज्ञान में लिखा होता है, बाबा ज्ञान में कहा जाता है जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें इसका ज्ञान है, और जिसको इसका ज्ञान है वो समझ लो वनडे एग्जाम की ही तैयारी करता है। अब मैंने हाथ इसलिए नहीं उठवाया कि बेइज्जती ना हो। ये बाबा लोग पढ़ाते हैं, लोग इसको रटते भी हैं। लोग ये नहीं समझते कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कैट और मैट को छोड़ दिया जाए तो किसी भी एग्जाम में आएगा, लगभग सभी लोग कर लेते हैं। अगर आपको लगता है केवल आप कर रहे हैं एग्जाम में तो आप गलतफहमी में हैं। जितने लोग पेपर दे रहे हैं उसमें से 90% लोग उसका आंसर कर लेंगे। इजोटी उनको भी याद है, इजोटी आपको भी याद है। तो डिफरेंस कहां पैदा हुआ? आपको तो डिफरेंस क्रिएट करना है ना। तो अगर उन्होंने 60 सेकंड में आंसर दिया है तो आपका काम है आप 25 सेकंड में दो। जब आप 25 सेकंड में आंसर देंगे तो आपके 35 सेकंड बच गए। एग्जाम में टाइम भी तो मैनेजमेंट करना है, आप वहां यूटिलाइज करोगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इजोटी पे निर्भर नहीं रहना। कोई हमसे पूछे आर तो हम बोले 18, और कोई बोले 24 तो हम बोले एक्स। मतलब ये लेवल होना चाहिए। कोई बोले 9 मतलब आई, कोई बोले एस मतलब 19, कोई बोले 21 तो यू, 23 बोले तो डब्ल्यू। मतलब हमारी प्रैक्टिस इस लेवल की हो कि नंबर देखे तो लेटर और लेटर देखे तो नंबर। समझ गए? अब मैं मान के चलता हूं कि ये याद नहीं है, इसका भी ऊपर वाला मालिक, इसका नीचे वाला मालिक, और इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। आज आपको क्या करना है, आज मैं टॉपिक कराऊंगा, आपको इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये भी होता है कुछ। आज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यूपीएससी में प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछता है नंबर से रिलेटेड, और मैं चाहता हूं कि वो आपका गलत ना हो। और ये तभी संभव है जब आप 2 व्हाइट पेपर लीजिए घर पे जाकर के, 2 से लेके 20 तक का वर्ग, 1 से लेके 10 तक का घन, और एक पेज पे ए से लेके जेड तक लिखिए। जिस कलर से लिखिए उसके अपोजिट कलर कोई दूसरा कलर लेके उसके ऊपर नंबरिंग कर दीजिए, ए से लेके जेड के ऊपर। और दोनों सफेद पेपर जिस पे आपने लिखा है उसको आपको रटना नहीं है, रटोगे तो इस जन्म में याद नहीं होगा, उसको चिपकाना है। बताऊंगा ना, अपने पसंदीदा स्थान पर। अब अगर आप सोने के शौकीन हो, स्लीपिंग के, तो जिधर आपका सिर है उधर मत चिपका लेना, पता चला दिखेगा ही नहीं। पैरों की तरफ चिपकाना। और कितने भी आप बाबा होंगे, जब सोने लगोगे एक बार नजर तो जाएगी, उठोगे तो एक बार नजर जाएगी, आप देखते रहना। क्या करें, नजर है ही नहीं।
दिवाली नहीं है, और बता रहा हूं। कुछ लोग क्या होते हैं, चेयर टेबल पे बैठते हैं, उसके शौकीन होते हैं, तो आप टेबल के सामने चिपका लो। अब आप कहोगे सर चेयर टेबल भी नहीं है, मैं वहां भी नहीं बैठता, तो आप भोजन जहां बनाते होंगे किचन में, गैस के चूल्हे के पास चिपका लो। कई लोग ये मानते हैं कि सर ना तो मैं अपने घर में सोता हूं, ना मैं खाना घर में बनाता हूं क्योंकि मैं भंडारे में खाता हूं, चेयर टेबल अपने पास है नहीं। तो मैं पूछता हूं बेटा सबसे ज्यादा तुम्हारी नजर कहां जाती है, तो बोलते हैं सामने वाले छत पे। तो सामने वाले छत पे जाती है, सामने वाले की दीवार पे चिपका दीजिए, जितनी बार आप बारजे पे जाएंगे वो दिखेगा। और अगर कंपनी बाग बैठते हैं तो वहां चिपका दीजिए, मतलब वहां चिपकाइए जहां ये आपको दिखता रहे। और ये फॉर्मूला सिर्फ इस पे काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला जो है हिस्ट्री की डेट्स पे काम करेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे पे काम करेगा, ये साइंस के फॉर्मूले पे काम करेगा, और दुनिया की हर उस बात पे काम करेगा जो आपको एक बार में याद नहीं होती। बस आप चिपकाना और देखना शुरू करो, और देखते वक्त अपनी नजर को थोड़ी सी सॉफ्ट रखना, मुलायम। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं, अब जैसे ये लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने देखा होगा और पढ़ा थोड़ी होगा, लिखा है, अपने से क्या लेना देना। इसे कहते हैं हार्ड नजर से देखना। सॉफ्ट नजर क्या होता है कि अगर यहां खूब यहां वो बनी होती, क्या बोलते हैं, कोई हीरोइन का नाम बताओ सुंदर, कैटरीना कैफ। अगर यहां कैटरीना कैफ होती तो कितनी बार देखते, एक बार नहीं, जितनी बार बैठते उतनी बार देखते। एक बार कह रहा देखेगा, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इस आदमी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, जो लिखा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपने इसको नहीं देखा कभी भी। अगर हीरोइन की फोटो लगी होती तो आप देखते, कहीं भी लगी होगी। आप सड़क से जा रहे हैं, सड़क के चारों तरफ होर्डिंग लगे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। कहीं कहीं पे आदमी नजर जाती है, पढ़ भी लेता है, पर उसको केयर नहीं करता, नहीं केयर करता। मैं बता रहा हूं ना, ह्यूमन, मानव स्वभाव। और आप जा रहे हो, सैकड़ों होर्डिंग देख रहे हो, एकाएक एक होर्डिंग आपको ऐसी दिख जाए जिसमें बड़ी सुंदर मॉडल बनी हुई हो, क्या करोगे बताओ। देखोगे, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे, और अगर मोबाइल लिए हो तो फोटो भी खींचोगे, कि अगर मान लिया गाड़ी आगे निकल गई तो बाद में इसको देखूंगा कहां, तो मोबाइल में देखते हुए घर चले जाओगे। दिस इज ए ह्यूमन नेचर, इससे आप कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। मेरी क्लास में ही है, जो सच है वही मैं बता रहा हूं, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, बट एक ही क्लासेस में लोग कह नहीं पाते। मैं इसलिए कहता हूं कि दिस इज द एप्टीट्यूड क्लास, दिस इज द लर्निंग क्लास। और लर्निंग का मेथड क्या होता है कि यदि इंटरेस्ट होगा तो लर्निंग होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। तो आप इसको चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, हो सकता है ये टॉपिक समाप्त हो जाए, तब तक आपको देखना पड़े, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगा यार, और इसको आप कभी नहीं भूलोगे, ये भी गारंटी है। और जब ये पूरी तरह याद हो जाए तब वहां कुछ और चिपका लो, हिस्ट्री की डेट चिपका लो, इकोनॉमी सर्वे का डेटा चिपका लो, पर देखने की आदत डालो। कई बार विद्यार्थी मेरे से कहता है कि सर अगर देखते देखते निगाहों में बस ही गया तो कैसे हम मान ले कि हमें हमेशा याद रहेगा। हमने कहा ये बात आप वैसे ही मान लो जैसे आपको 144,025 याद है, याद है क्योंकि मैंने याद करवाया था। 11/2m = 30 × h ± a याद है क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज करा दिया था। तो हर जगह, हर सब्जेक्ट में, हर व्यक्ति से संभव नहीं है ये, तो आप अपने से जनरेट करके ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे कई पैटर्न चलता है, x+1, x+3 या x-3, x-5, फिर x² + 1 या x² - 1, ये कई फार्मूले होते हैं, इसके कई पैटर्न होते हैं, कई पैटर्न पे लोग सिखाते हैं, बट हम इनमें से किसी भी पैटर्न पे डिस्कस नहीं करेंगे। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी स्टाइल का होगा,
और यूपीएससी स्टाइल का होगा तो आपको प्रश्न करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाजार का प्रश्न होगा, बाजार बाजार समझते हो, मार्केट की टेस्ट सीरीज, मार्केट में मिलने वाली किताबें, उसमें अगर टाइपिस्ट ने कहीं मिसप्रिंट मार दिया है तो उसका आंसर तो आएगा नहीं इस जन्म में, और आप ले लेके घूमोगे। सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप में लोग डाल देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देके दिखाओ तो जाने इसको केवल आईएएस टॉपर ने सॉल्व किया था। अब वो प्रश्न ही गलत है, 6 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और आप किसी से पूछोगे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। आपको याद होगा एक दिन मैंने क्लास में आपको बताया था कि जब मैं राजस्थान पहली बार क्लास लेने गया था तो वहां एक बच्चे ने मेरे से ऐसा ही प्रश्न पूछा था, बताया कि नहीं? नहीं बताया। राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह है जोधपुर, और यह बात है 2012-13 की, तब सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था और मैं बिजी बहुत था। तो वहां एक बड़े फेमस राजस्थान का इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर ने कहीं से अप्रोच किया कि आप हमारे यहां 3 दिन पढ़ाने के लिए आ जाइए, सिलोइज्म, न्याय निगमन, क्योंकि मैं बिना किसी फॉर्मूले के पढ़ाता हूं तो चाहते थे मैं जाऊं, तो मैंने मना कर दिया। तो जिनके यहां मैं पढ़ाता तो उन्होंने उनको फोन किया डायरेक्टर को कि इनको 3 दिन के लिए भेज दीजिए, मैं चला गया। और तब सीसेट क्वालिफाइंग नहीं था, पूरी क्लास भरी रहती थी। पहले दिन गया, मेरी क्लास चल रही थी, सारे विद्यार्थी खुश, मुस्कुराते मुस्कुराते हम लोग न्याय निगमन सीख रहे थे। तब तक एक खुराफाती लड़का बीच से खड़ा हुआ, उसने कहा सर रुको। हमने कहा बताओ कोई दिक्कत कहां है? हमने कहा इस टॉपिक से, कहा नहीं, कहा एक क्वेश्चन है आप उसका आंसर दीजिए। हम कहा ठीक है। मैं लगभग कुछ विद्यार्थियों को यह बात बता भी चुका हूं। उसने कहा कि सर आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि एक यूपीएससी को पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला दोनों तरह का व्यक्ति लॉजिकली ही सोचेगा, या तो वर्टिकल सोचेगा या तो हॉरिजेंटल। तो मैंने सोचा 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। मैंने कहा 6 आएगा। उसने कहा नहीं, गलत। मैंने दोबारा ट्राई किया, 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6। मैंने कहा 6 ही आएगा। उसने कहा नहीं सर, गलत आंसर। तो मैं एक बार इसको डायगोनल देखने की कोशिश किया, डायगोनल से भी नहीं बनेगा, 6 ही आएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, आप इतनी दूर से दिल्ली से पढ़ाने आए, हमारे टीचर हैं, हम लोग टीचर का बड़ा सम्मान करते हैं, आपको मैं रात भर का मौका देता हूं, सोच के कल सुबह बता देना। बुरा तो मुझे बहुत लगा, पर क्या करता, क्लास थी। हमने कहा ठीक है। जल्दी से शाम को 6 बजे मेरा बैच ओवर हुआ, 4-5 बैच थे, मैंने खत्म किया, होटल आया, और आते वक्त तो उसको कोचिंग का जो मेरे साथ असिस्टेंट था, मैंने कहा 15-20 पेज A4 साइज के 2 पेन लेके होटल में आ जाओ। लेके आया। कहा सर घूमने चलेंगे? हम कहा ना। कहा खाना खाएंगे? हमने कहा ना। मेरे दिमाग में यही गूंज रहा था। हमने कहा जाओ अब सुबह ही लेने आना मुझको। चला गया। मैं रात 2:30-3 बजे तक इसको अलग अलग तरीके से सोचता रहा। हर कंडीशन में इसका उत्तर 6 ही आ रहा था। सुबह हुई, मैं क्लास में पहुंचा तो मैं सोचा ऐसे विद्यार्थी क्लास में आते नहीं हैं, एक दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो मैं गया कि चल के अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर किया, सामने बैठा था। आप विश्वास करो, उसको देखते ही मेरी आत्मा हिल गई। तो मैं जनरली इस साइड से पढ़ाता हूं, तो इस बार मैंने नया तरीका निकाला। अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं, इधर से काम चलाऊंगा, बस इतने पढ़ाऊंगा। जब 15-20 मिनट हो गया तो बीच बीच में ऐसे कहे, अच्छा मैं समझ जाऊं मुझे ये कह रहा है, पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। 1 घंटे बाद खड़ा हुआ, कहा सर कोई नाराजगी? हम कहा नहीं प्रभु। कहा सर कल आपको एक प्रश्न दिया था। हमने कहा दिया था। कहा सर आपने सोचा उसका उत्तर क्या आया? हमने कहा यार कल क्लास के बाद सीधा मैं एक फंक्शन में चला गया था,
रात भर वहीं पार्टी में था, क्वेश्चन देखने का मौका ही नहीं मिला। कहा कोई बात नहीं सर, एक रात और दिया। अब मेरे पैर कांपे पढ़ाते वक्त। मैं सोचा अब एक रात इसने और बेइज्जती कर दी। फिर मैंने डायरेक्टर से कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। वो पूछे रीजन, मैं रीजन कैसे बताऊं कि एक कांटा है जो चुभता है क्लास में। फिर मैंने तरीका निकाला कि जब मैं तीसरे दिन जाऊंगा तो मैं स्वतः उसके आगे हाथ जोड़ लूंगा। तीसरे दिन मैं गया, वो आगे बैठा था। इसके पहले वो अपना कार्यक्रम शुरू करे, मैंने उससे कहा भाई मैंने बड़ी कोशिश की, इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आया। तो बड़ी तीखी मुस्कान, एक होती है मुस्कान, एक होती है कातिल मुस्कान। समझते हो? आपको देख के कोई मुस्कुराए तो अगर वो मुस्कान पॉजिटिव है तो आपको समझ में आएगा दिस इज द पॉजिटिव, उसे कहते हैं मुस्कान। और अगर कोई आपको देख के नेगेटिव मुस्कुराए उसे कहते हैं कातिल मुस्कान। तो कातिल मुस्कुराने के अंदाज में मुस्कुराया, मैं समझ तो गया। कहा सर ये बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। का बताओ। कहा सर गाड़ी होती है कार। हमने कहा हाँ होती है। कहा ये उसका पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर ये होगा। अब बताओ। और तब मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी, होती तो कसम से मैं भी शहीद हो जाता, उसे भी शहीद करता। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही आप जब पेपर में ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आपको पीजी में, हॉस्टल में, मोहल्ले में कोई ना कोई बौद्धिक आतंकवादी टाइप का व्यक्ति ऐसा एक आध प्रश्न दे देगा, और दे देगा, आप परेशान होंगे। जैसे एक प्रश्न और बनता है 6, 8, 10, 12, बताओ। 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, यही बोलोगे। जब बोलोगे 18 तो कहेगा ना, तो कहोगे फिर क्या? 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे। अब ऐसे लोगों से एक ही रास्ता है कि आपके पास बढ़िया डंडा हो, उसी से आप निपट सकते हो। क्योंकि हर अच्छा, और अगर आप इसको बताते 2 4 6 तो कहता ना। 12 के बाद 14, 16, 18, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब इनसे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको ये सभी इसलिए बता दिया कि आज के बाद ना आप परेशान होंगे और ना ही हमें परेशान करना। दोनों बातें समझ गए? कहां है ये ऑप्शन वाला? कहां है? जिंदगी में हर काम ऑप्शन से नहीं होता। ससुराल गए, शादी हो रही, स्टेज पे खड़े हो, उधर से एक लड़की आ रही है जिसके हाथ में माला है, उसके अगल बगल 4 लड़कियां और तैयार खड़ी हैं, पर वो उससे भी ज्यादा नाजुक तरीके से चल रही हैं। कभी देखा है आप? दुल्हन के साथ जो चलती हैं सहेलियां, वो उससे भी ज्यादा नाजुक अंदाज में चलती हैं। अब वहां वो पहुंची, तब तक आपके सास ससुर भी वहां खड़े हैं। उन्होंने कहा बेटा माला पहनाओ, आपने कहा ऑप्शन। फिर लोग क्या करेंगे बताइए? ऑप्शन की दुनिया से बाहर निकलो, हर बात पे ऑप्शन। अब मैं आपको सीधा मैदान में लेके चलता हूं। हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई सिस्टम याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात सुनो। यह प्रश्न बहुत ही आसान है और ये किसी एग्जाम में, दिस इज द बेसिक ऑफ नंबर सीरीज। लेकिन एक काम करते हैं, चूंकि जब यूपीएससी देगा, खूब ध्यान से सुनो, हम यहां चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, जब यूपीएससी देगा तो कुछ नया देगा। और कुछ नया देगा तो फिर क्या होगा? वहां आपको नया सोचना पड़ेगा। और नया सोचेगा कौन? जो पहले से सोचना जानता होगा। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ना तो मुझे ये आता है और ना ही आपको,
ऑनलाइन वाले तो अपने बाबा ही है, तो ना उनको कुछ आता है, ना मुझे कुछ आता है, और ना ही आपको। लेकिन किसी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क, मतलब इस स्थान पे क्या होगा। खुद कौन बोला? ये मंगल ग्रह से आई है। मैं कह रहा हूं मान लेते हैं कि थोड़ी देर हमें भी नहीं पता और आपको भी, और जो ये आप में से जो सीरियस कैंडिडेट है, जो मैं बोल रहा हूं इसी को दिमाग में रखना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपके कभी काम नहीं आएगा। इस नहीं, जितने भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर आपके काम नहीं आएगा। प्रश्न अटेम्प्ट कैसे हुआ ये आपके काम आएगा। आप इसी फोकस करना। मैंने मान लिया कि मुझे नहीं आता, अब नहीं आता तो इसको मैं ध्यान से देखूंगा। पहला सवाल कि हम ध्यान से क्यों देखेंगे, क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम और हमें इसे सॉल्व करना है। जब तक हम प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे। एक परमानेंट रूट बना लो, प्रैक्टिस रूट, कि प्रश्न चाहे एप्टीट्यूड का हो या जनरल स्टडी का, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद ध्यान से उसकी एनालिसिस करेंगे, देन गो फॉर द आंसर, उसके बाद हम उत्तर के लिए जाएंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते उसमें से 70 to 80% ऐसे होते हैं जिनका आंसर गलत होगा ही होगा, वो चाहे एप्टीट्यूड का हो या जीएस का। बिना प्रश्न की एनालिसिस किए आप कभी भी ना पढ़ें। देखिए, तो मैंने देखा 7, 12, 19, 28, 39, देखते ही मेरे दिमाग में आया कि यह एक नंबरों की श्रृंखला है, दिस इज द नंबर सीरीज। पहला सवाल ये आया। दूसरा बात हमारे दिमाग में आया, दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब यह पूरी सीरीज बढ़ते क्रम में है। एक तो ये सीरीज है, दूसरी ये बढ़ते क्रम में है, और तीसरी खास बात क्या है, बढ़ना दो तरह का होता है। एक होता है आराम से बढ़ना, एक होता है उछल उछल के बढ़ना। जैसे 7 लिखा हो, 7 के बाद 78 लिखा हो, 78 के बाद 546 लिखा हो, तो बढ़ तो ये भी रही है पर ये जंप कर रही है। अगर हमने देखा तो ये नंबर्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आराम आराम से बढ़ रहे हैं। ये तीन बातें हमें क्लियर हो गई। फिर हमने क्या किया, 7, 12, 19, 28, 39 और यहां मान लिया क्वेश्चन मार्क। और अभी भी मैं ये मान के अटेम्प्ट कर रहा हूं कि हमें ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, और ध्यान सुनो, यूपीएससी में या किसी भी टफ से टफ एग्जाम में अगर नंबर सीरीज दिया हुआ है और आप उसका डिफरेंस क्रिएट करना सीख गए तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो हमने 12 में से 7 घटाया और यहां लिखा 5। 19 में से 12 घटाया, यहां लिखा 7। 9, यहां पे क्या हुआ, और ये बना के हमने छोड़ दिया। यानी इनमें से इसको घटाएंगे तो ये आना चाहिए, और पैटर्न यही होगा। अब घर में छोटा बच्चा भी इसको कर लेगा। 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, इसका मतलब दिस इज अ पैटर्न। और 11, 2 कितना होगा, 9, 3, 12, 3, 1, 4, 1, 5। अब हम सेटिस्फाई हो गए कि 52 इज द राइट आंसर। यानी बिना किसी फॉर्मूले के हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, देन गो फॉर द आंसर। क्लियर है। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले प्रश्न पर। पहले थोड़ी देर आपको टेस्ट करता हूं फिर बताऊंगा। चलो ट्राई करो।
इत्तेफाक की बात है कि ऑनलाइन वालों के आंसर भी आ रहे हैं, क्वेश्चन सही भी नहीं है। अरे ऑनलाइन वाले धुआंधार आंसर दिए पड़े हैं। मैं यही कह रहा था कि एक बार ट्राई कर लो, फिर करते हैं। वही तो मैं सोच रहा हूं, 72 आ गया। या तो आपने ही प्रश्न पढ़ा हो तो आ जाएगा, नहीं लॉजिक तो कहता ही नहीं। 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क। छह चार 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 और 50 कितना होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखिए, पैटर्न तो यहां भी बनता है, पैटर्न यहां भी बनता है।
पर हम मान के चलते हैं कि एग्जाम में इतना प्रेशर होगा कि पैटर्न दिखेगा नहीं, है ना। अगर पैटर्न नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे, यहां नहीं दिखा, वैसे पैटर्न यहां भी है। 5 दूनी 10, 1 11, 11 दूना 22, 2 24, 24 दूना 48, 3 51, 51 दूना 102 और 4 106, 106 दूना 212 और 5 217। यहां नहीं दिखा तो यहां भी दिख रहा है। 6 दूनी 12, 1 13, 13 दूना 26, 1 27, 27 दूना 54, 1 55, 55 दूना 110 और 1 111। हम मान लेते हैं कि यहां भी नेटवर्क नहीं आया। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नेट चलता ही नहीं है, तो यहां क्या आएगा, अब यहां नेटवर्क आ जाएगा। और जिसका यहां भी नेटवर्क ना आए वो पता ही है। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना, 28 दूना याद नहीं होगा, 2 का गुणा करो 56, नहीं 28 दूना नहीं याद होगा, हम भी जानते हैं। 28 दूना 56, 2 का गुणा कर दिया, 6 5 11, 5 5 10 1 11, ये हो गया 200। पहाड़ा 20 तक याद हो, यही बहुत बड़ी बात है। नोट तो नहीं कर रहे हो? यार एक बात सुनो, एक ऑनलाइन बच्चे ने बड़ा बढ़िया लिखा है, इसका नाम नहीं लूंगा, कोई लड़की है, अभी अभी मैंने लिखी है। सर लोगों को लगता है कि मेरा चक्कर चल रहा है, मेरा नेट तो ठीक से चलता नहीं, चक्कर क्या खाक चलेगा। बहुत जबरदस्त लड़की है भाई, धन्यवाद आपको, है ना, सही बात है। क्या क्या करे, नहीं चल रहा है 219, मतलब कितनी समझदार लड़की है। कह रही जब मेरा नेट ही नहीं चल रहा तो चक्कर क्या खाक चलेगा। सही बात है, दरअसल जब नेट नहीं चलता तभी चक्कर चलता है, कभी देखा है।
बी रिलैक्स। अब कई क्वेश्चन हो गए ना, अब धीरे धीरे हम लोग मंगल ग्रह की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होना बड़ा जरूरी है, एकदम रिलैक्स। और बातचीत नहीं, बातचीत मत करो, बातचीत ना करो यार। मेरी क्लास में इतना कुछ मिल जाता है, इसके बावजूद बातचीत करते हो, तो या तो आपका दुर्भाग्य है, या तो फिर मैं ठीक से पढ़ा नहीं रहा। दो ही बात हो सकती है। मैं ठीक से पढ़ा नहीं रहा ये कोई कह नहीं सकता, और कहेगा तो मैं मानूंगा नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप दुर्भाग्य की ओर चल रहे हो ना। ऐसे मत करो। मेरी क्लास में यार इतनी इतनी बातें बता देता हूं, इतनी बातें तो कभी आप घर में भी किसी ने नहीं बताई होगी, और अगर बचपन में ही किसी ने बताई होती तो आज आप इतने बिगड़े हुए ना होते। अगर बचपन में ही मम्मी पापा बता देते बड़े होके बेटा प्यार करना है, अपने हिसाब से देख लेना, तो छुप छुप के लाइब्रेरी जाते, खुलेआम जहां मूल नेम समझते समझ लेते। इधर देखो, 4, 11, 30, 67, 128। सच यह है कि सोचा तो यहां भी जा सकता है। अब आप हमसे पूछेंगे सर आप यहां कहां सोचेंगे, तो जब मेरी नजर इस पे जाएगी तो मेरे सोच में ना तो ये पकड़ में आएगा, नहीं ये पकड़ में आएगा, नहीं आएगा, ये थोड़ा थोड़ा आएगा, पर ये सबसे ज्यादा आएगा। 128 मेरी नजर में 128 क्यों आएगा? क्योंकि 125 का फूफा है। फूफा है ना। 125 के रिश्तेदार कौन है? 121, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 सभी रिश्तेदार है। रिलेटिव का मतलब होता है जो आसपास हो। तो अगर 128 125 का फूफा है तो 125 कौन है? 5 का क्यूब, 5 क्यूब प्लस 3। ये मेरे दिमाग में आया, और मैंने जो आपको बताया यही सामान्य व्यक्ति के दिमाग में ही आएगा। अगर आप यहां दिमाग लगाओगे दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। वहां दिमाग लगाओ जहां स्पेस हो। अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि दिस इज रिलेटेड टू द क्यूब प्लस 3। हम एक कदम पीछे आए, 4 का क्यूब 64 प्लस 3। एक कदम और पीछे, 3 का क्यूब प्लस 3। एक कदम और पीछे, 2 का क्यूब प्लस 3। एक कदम और पीछे, 1 का क्यूब प्लस 3। लेकिन मैं मानता हूं कि अपने नेटवर्क में एग्जाम में नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 7, 19, यहां तक आ गए। अब 7, 19, 37 और 61 को देख के अपने दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, एक कदम और सही। अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको आंसर तक जाने से नहीं रोक सकती। अगर हमारे दिमाग में नहीं आया तो नो इश्यू, ये नहीं आया नो इश्यू, पर यहां आ गया तो 12, 6, 18, 6, 24, 6, इसको जोड़ा तो 91, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1, 1, आंसर हो गया। मतलब, और जब एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि आप नंबर देख के स्कैन करने लगोगे, और अगर मान लेते हैं कि स्कैन नहीं हुआ तो भी एग्जाम में आंसर आपका आएगा ही आएगा। इस बार कुछ नया भी पढ़ाएंगे। आप ये मेरी क्लास में बैठे हो तो ये मान के बैठो कि कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा।
3, 10, 31, 80, 171 और क्वेश्चन मार्क। यार सब्जी ना बेचो, मैंने कितनी बार कहा। आपका आंसर आ गया, थोड़ा सा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मैं क्लास को ऐसे क्यों चलाता हूं? कभी कहता हूं चुप हो जाओ, कभी आपको स्वतः हंसाता हूं। वाई दिस? रीजन इज दैट कि आई नो अबाउट द हाउ मेंटल एबिलिटी कैन बूस्ट। मुझे पता है, जब मेरे से आगे पूछोगे कभी कि सर रिवीजन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, आईएएस कैसे बने, कैसे बनोगे? दिमाग जिसका काम करेगा वही बनेगा। और दिमाग कैसा काम करे? जिसकी मेमोरी हाई कैपेसिटी होगी वो याद करेगा। भाई मोबाइल में आपके मेमोरी कार्ड ही 2 GB का है, तो मोबाइल हैंग करेगा ही करेगा। तो दरअसल सीसेट की क्लास आपके उस जीबी को बढ़ा रही है। सीखो। आपका आंसर आ गया, बी रिलैक्स। जरूरत पड़ेगी हम आपको मौका देंगे प्रदर्शन करने का। यह बन गया। हमें यहां पैटर्न नहीं समझ में आया, यहां नहीं आया, तो इतनी मेहनत करने। अच्छा, कुछ बाबा टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैंने इसके पहले प्रश्न बता दिया, यहां सोच लो। तो जब यह प्रश्न मैंने दिया तो कुछ इतने बड़े बाबा होंगे, वो यही सोच रहे होंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसका रूल क्या होता है? मैंने प्रश्न देखा, अगर 5 सेकंड में, 5 से 7 सेकंड में आपके दिमाग में पैटर्न आया तो ठीक, नहीं उसके बाद सेकंड खराब मत करो, सीधा सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो। यहां देखा पैटर्न नहीं आया, तो यहां भी दिमाग नहीं खराब करेंगे, एक कदम और चलेंगे। 14, अब कहोगे सर यहां पैटर्न इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि 14 का पहाड़ा याद नहीं। 14 दूना 28, 14 तिरिक 42, 14 चौके। अब मुझे पूरा भरोसा कि 14 चौके जनरली नहीं याद होता। 14 में 4 का गुणा करो, 6 1 7, 9 5 14, 147, 7 1 8, 7 4 11, 1 1 2 1 3, 318।
तो 12, 36, 80, 150, 252 और ये रहा क्वेश्चन मार्क। समझने को तो पैटर्न यहां भी समझ में आता है मुझे, वो कहां आता है, यहां। आप जब 3 सेकंड के अंदर इसको देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नंबर दिखेगा 150। अब आपके मन में सवाल आएगा 150 इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि 150 जो है 125 प्लस 25, 125 प्लस 25 ही तो होता है 150। तो 125 का मतलब 5 का क्यूब और 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी सेम नंबर का क्यूब प्लस सेम नंबर का स्क्वायर इज द नंबर। तो अगर 150 5 का वर्ग और 5 के क्यूब के एडिशन से आता है तो फिर 80 4 के क्यूब यानी 64 और 4 का स्क्वायर 16, 80। उसके बगल 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, स्क्वायर कितना होगा 9, 36। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12। 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2। 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36। तो 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, 7 का 343 और स्क्वायर 49, ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं आया इतना होने के, अच्छा ये बताता मैं क्यों हूं, क्योंकि आप तो ऑफलाइन बैठे हो, आप तो समझ भी सकते हो कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जान लो कि ये भी एक फॉर्मूला था, अदरवाइज इस पे मैं डिस्कस ही नहीं करता। अब मेरे सामने ऑनलाइन एक तो नहीं कम से कम 6 बैच बैठे हुए हैं, 6 बैच चल रहे हैं हमारे सामने अलग अलग। अब ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत से ऐसे होंगे जिनको किसी बंगाली बाबा ने बताया होगा कि ये ऐसे होता है। अब उसको लगेगा देखो बंगाली बाबा कितना बढ़िया बताया था, सर कह रहे हैं जोड़े घटाओ, और बंगाली बाबा ने कहा था एक फोन घुमाओ समस्या का समाधान पाओ। तो एक फोन घुमाओ समस्या का समाधान पाओ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आज हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, क्लासरूम में कर रहे हैं और रिलैक्स माइंड से कर रहे हैं। एग्जाम में प्रेशर होगा, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, बेसिक न्यूमरेसी भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, और ऑलरेडी सुबह से शाम तक हारे हुए होंगे, थके हुए होंगे। तो मुझे पता है वहां नेटवर्क में आएगा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? अब हमने देखा यहां भी हमको पैटर्न नहीं समझ में आया, एक कदम और गए। बन गया 14 6 20, 20 आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, 14 6 20, 20 6 26, 26 6 32 और 32 6 38। कितना हुआ 100, 392 इज द राइट आंसर। अब कुल मिला के कंक्लूजन समझ लीजिए कि जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आएगा, जब भी आएगा, आपको बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, आप केवल उनका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस खुद बताएगा कि अब आपको करना क्या है। जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस खुद बताएगा। अब डिफरेंस कभी भी दो बातों का, दो तरह का होता है डिफरेंस। एक होता है सिंपल डिफरेंस,
साधारण घटाना, एक होता है बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस का मतलब होता है मल्टीपल डिफरेंस। जैसे मान लिया किसी संख्या के बीच में पहले में डिफरेंस 240 आ रहा है, दूसरे में 680 आ रहा है, तीसरे में 1852 आ रहा है, तो ये डिफरेंस तो है, ये खतरनाक वाला है, मल्टीप्लाई का है। सिंपल है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है। तो बस सिंपल सी बात, और इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक है ही नहीं। आपको जब भी यूपीएससी प्रश्न पूछेगा ऐसे ही पूछेगा, और ऐसा नहीं है इस टॉपिक को समाप्त होने के बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर यहां मैं लगा दूंगा, आप इसी स्टाइल में सबका आंसर कर लेंगे, तो अपने आप आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ, मार्केट में जो बाबा क्वेश्चन मिलते हैं उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर आपसे भी नहीं आएगा और मेरे से भी नहीं आएगा, क्योंकि मिसप्रिंट होगा या तो गियर लगेगा। हमको कभी मिला नहीं, अगर रास्ते में मिल जाए, मैं गाड़ी चलाता हुआ रहूं ना, बहुत दुखी किया था, विश्वास कर लो। अच्छा, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में अब बाबा बन गया होगा, जिस टाइप का था ना। एक बार मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भोपाल से आ रहा था दिल्ली, तो भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, काफी टाइम पहले से चलती थी, अब तो जगह जगह से चलने लगी। तो शताब्दी हर दिल्ली से राजधानी के लिए चलती थी, जहां नजदीक था, तो भोपाल से चलती थी। मैं बहुत टाइम पहले, कुछ टाइम मैं मध्य प्रदेश भी पढ़ाने जाया करता था, ग्वालियर में। ज्यादा दिन नहीं गया हूं, कम ही दिन गया था, पर एक मित्र है उनके आग्रह पे गया था। वहां है भिंड मुरैना। भिंड मुरैना सुना है? जहां डाकू रहते थे, चंबल का बीहड़। मैं चंबल के बीहड़ घूम के आ गया हूं, क्योंकि सारे डाकू अपने क्लास में ही पढ़ते थे, तो बहुत दिक्कत हुई नहीं, मैं भी घूम के आ गया। तो वहां के जो लोग होते हैं ना, वही हरियाणा की तरह होते हैं, उनकी टोन खराब होती है पर दिल बड़ा साफ होता है। इस साइड वालों का, बुंदेलखंड वालों का टोन खराब होगी, जब वो बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन उनका दिल बड़ा साफ होता है। तो मैं वहां गया, कुछ दिन पढ़ाया था। उसके कई सालों बाद मैं भोपाल से आ रहा था दिल्ली, तो जब ट्रेन ग्वालियर से आगे बढ़ी, तो कोई संत महात्मा पीछे से एक यात्रियों से मिलते हुए आ रहे थे। बेटा, तेरे किस्मत की रेखा बता रही है कि तू एक दिन मिनिस्टर बनेगा। मुझे नहीं, पीछे वालों को। एक दिन तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तेरा बेटा बड़ा नाम रोशन करेगा, देखो तेरे हाथ की लकीरें, सबका बता रहा था। और सब कुछ न कुछ बाबा को दे रहे थे। मैं तो आगे था, मैं एक बुक लेके ऐसे पढ़ रहा था। फिर वो बाबा मेरे बगल में आया, कहा, बच्चा निगाहें किताबों पे नहीं उस पे लगा। हमने कहा, बाबा वो तो लग गया, अब बुक कैसे लिया हुआ हो। तो मुझे लगा ये आवाज सुनी सुनी सी, इस बाबा की आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। अच्छा, जब मैं उसको जवाब दिया कि नहीं महाराज जी, सब मेरा ठीक चल रहा है, मैं किताब ही पढ़ूंगा, तो आवाज तो उसकी भी ठहर गई। मुझे लगा ये बाबा को जाना पहचाना सा लगता है। इतने में बाबा जो है करा, बच्चा किताब हटा, माथे की लकीरें दिखा, तेरा भूत भविष्य वर्तमान सब बांच दूंगा मैं, और तू बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे से मैं दक्षिणा भी नहीं लेगा बाबा। वो जैसे ही मैंने बुक हटाई, और वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया था, उसको लगा गुरुजी पहचाने, मैं उसकी आंखों से पहचान लिया। हमने कहा, बाबा पहचाने? कहा, बच्चा थोड़ा खिसको बगल बैठना है। बैठ के पहले कहा, गुरुजी, क्योंकि सबके सामने प्रणाम कर नहीं सकता है, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, तो पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। हम कहा, कब बने? कहा, सर आपके क्लास में पढ़ता था, हमेशा बाबागिरी करता था, आपने कहा था तू एक दिन बहुत बड़ा बाबा बनेगा। जब मैंने देखा कोई रोजी रोजगार नहीं है, बाबा बन गया, पर मेरी आपकी मुलाकात हो जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। कहा, गुरुजी कुछ मंत्र दे दीजिए। हम कहा, जो कर रहे हो ये करते रहो, यही मंत्र है, जब मंत्र दिया था वो मंत्र नहीं, अब ये मंत्र है, चलते रहो। तो हर क्लास में, हर जगह पे बाबाओं की श्रेणी होती, और मैं अपने बाबाओं को पहचानता भी हूं।
चलिए बाबा के बाद इस पे आइए। ऐसे चलेगा, कभी हाई में कभी लो में। एक स्टूडेंट लिखी है प्रिया, लिखिए सर गर्ल्स क्या बन सकती हैं। चिंता ना करो, अभी बताता हूं। इनका डिफरेंस 7, 26, 63। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि डिफरेंस करने के बाद उसके नेटवर्क में ये आएगा नहीं। 124 है 125 -1, ये है 64 -1, ये है 27 -1, ये है 8 -1, है ना, 8 -1। तो नेक्स्ट विल बी 216 -1 होगा, 215 और 222 247, 237 सॉरी, ये होगा। और मान लेते हैं कि इसके बाद भी इतने पे आ जाना चाहिए नेटवर्क में, आई बिलीव इट। और मुझे लगता है आज रात आप जब नंबर से लिख लेंगे ना, एक बार आप एक बार केवल अपने कॉपी में मोबाइल से स्क्वायर करते जाना लिखना, और आप चाहते हो आज ही याद हो जाए तो लिखने के बाद छोड़ देना, उस कागज को पलट देना। 1-1.5 घंटे बाद फिर मोबाइल उठाना, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 116 है, बस कॉपी में लिखते जाना, मोबाइल में स्क्वायर करना, लिखना 2 बार। अब यही काम कल सुबह उठ के कर लेना 3 बार, लगभग आपको याद हो जाएगा। और जो मंत्र मैं बता दूं समझ लो ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, चलेगा ही चलेगा। तरीका यही है याद करने का, आप कैलकुलेशन करते जाओ लिखते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ लिखते जाओ। कई बार विद्यार्थी हमारे मुझको कहीं ना कहीं पूछे सर आंसर उपलब्ध नहीं करा रहे हो। आंसर इसलिए उपलब्ध नहीं कराते कि आंसर होगा तो आप एक बार में टिक करके फ्री हो जाओगे, आंसर नहीं होगा तो किसी भी प्रश्न को आप बार बार कैलकुलेशन करोगे। आंसर होगा तो लोग क्या करते हैं, गोला बना के रख लेंगे,
फिर रख लेंगे बच्चों के लिए। अब देखो मान लो यहां पे नेटवर्क में नहीं आया, तो नेटवर्क को आगे बढ़ाते हैं। 19 37 दुर्भाग्य से यहां भी नेटवर्क में नहीं आ रहा। 19 दूना 38 -1 और 37 दूना जो होगा ये तो 74 हो जाएगा, वहां से आएगा नहीं। तो एक चांस और ले लेते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम बहुत नीचे तक आ जाते हैं, खूब ध्यान से सुनना, पैटर्न का रूल क्या होता है कि कम से कम 3 स्टेप हमें पता हो, कम से कम 3। तो यहां तक तो ठीक था, पर यहां से हमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। तो हकीकत है कि पैटर्न तो यहीं समझ में आ जाना चाहिए था, यहां नहीं आया तो हम यहां आए, यहां हमें पैटर्न मिला नहीं। इसके बाद एक कदम और नीचे आए। अब ये केवल 2 नंबर दिख रहे हैं, 18 और 24। अगर तीसरा भी दिख रहा होता तो उसी बिहाफ पे हम चौथा चले जाते। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी एग्जाम में फंसना तो ध्यान देना, इन 2 के बिहाफ पे तीसरा निकाला नहीं जा सकता, इन 2 के बिहाफ पे तीसरे का चांस लिया जा सकता है। यानी अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम चांस लें। तो 18 6 24 और 24 6 और इसको जोड़ा तो 91, 4 1 5, 9 2 11, 1 1 2, 215, 5 2 7, 2 1 3, 2 2 4 और इत्तेफाक से ऑप्शन भी मिल गया। तो दैट मीन्स चांस इज द राइट। ठीक है, एक लड़का लिख रहा है किसी लड़की के नाम लेकर के कि सर ये जो सर पढ़ा रहे हैं बहुत इजी इजी पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, और जब टफ वाला आएगा तो मामला फंसेगा। ये बाबा टिल्लू का खास आदमी है, इसको ये नहीं पता कि जब ये पैदा होने की तैयारी कर रहा था तब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, है ना। मतलब एक एक से बाबा है। उस दिन बताया था कि कभी भी मूर्खता की भी एक लिमिट होती है। पूरे देश में टीचर हैं, हर जगह कोचिंग संस्थान है, हर जगह लोग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग एक एक से बाबा पढ़ा रहे हैं। दिस इज द क्लास ऑफ सीसेट, दिस इज नॉट द क्लास ऑफ रीजनिंग। अगर ये रीजनिंग होती ना तो बाबा फार्मूला, बाबा 1, बाबा 2, बाबा 3, बाबा 4 फायर होता, रैपिड फायर। दिस इज द क्लास ऑफ सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का रूल होता है कि आप हर एक प्रश्न में ये जाने कि यदि हम सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, यही है लर्निंग। लेकिन हर क्लास में 2-4 ठो बाबा बैठते होते हैं। ये तो खान सर की महिमा है, कितने सस्ते में क्लास दे दिए हैं, है ना। और थूकते हैं आसमान पे। ऑनलाइन वालों से कभी कभी मुझे बड़ी नफरत होती है। 2 कौड़ी, मतलब 2 कौड़ी का जिनका लेवल होगा वो कमेंट मार देंगे, इसको ब्लॉक करो, रहने दो। अब हम आपको एक नई दुनिया में ले चलते हैं। यह है वो नई दुनिया। आप केवल प्रश्न को नोट करें, अटेम्प्ट ना करें। नोट कर लीजिए, अटेम्प्ट मत करिए।
अब आप देखिए, अब तक आपने जितने भी प्रश्न किए होंगे, आराम से देखिए, अब तक आपने जितने भी प्रश्न सबसेट करके किए, सब में एक खासियत थी कि जो नंबर दिए थे वो 5 या 5 से ज्यादा नंबर थे। अब तक जितने प्रश्न आप किए सब में या तो 5 नंबर दिए थे या 5 से ज्यादा दिए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पे केवल 4 नंबर दिए गए। अभी अभी आखिरी प्रश्न मैंने कहा था आपसे कि जब पैटर्न नीचे छोटा होता जाएगा तो आप पैटर्न नहीं लगा सकते, आप चांस ले सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चांस हम कम से कम ले, पैटर्न ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब पहली बात। दूसरी बात, ये सीरीज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में है, लेकिन बढ़ने के क्रम में 51 के बाद सीधा आ गया 100। सीरीज बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ जंप भी कर रही है। और याद रखना, किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपीएससी में, आपको कैसे पता चलेगा कि सीरीज जंप कर रही है? जब आप अंतिम 2 अंकों पे फोकस करेंगे। सीरीज जंप तो शुरू से करेगी, लेकिन छोटे नंबर होंगे दिखेंगे नहीं। नंबर जब बड़ा होगा तो दिखेगा। अब नंबर बड़ा हो गया तो दिखेगा। 51 से 158 आया है। सवाल यह है कि क्या इसको हम माइनस से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आंसर भी आएगा, लेकिन वो एक चांस होगा, डेफिनेट रूल नहीं होगा। और डेफिनेट रूल के लिए हमें डेफिनेट रूल की ओर चलना होगा। यहां लिखा है 51, यहां लिखा है 158, तो हम पहला काम क्या करेंगे? 51 ऐसे लिख देंगे, 51। अब हमारा काम है यह सोचना कि हम 51 से 158 पहुंचेंगे कैसे। तो 51 को मान लेते हैं हम 50, तो 50 तिहाई 150 होता है, तो कम से कम 3 गुना तो है ही है। तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153 आ गया। आप ये स्टेप इसलिए ध्यान से देखो कि जब आप यूपीएससी में प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे और यूपीएससी अगर प्रश्न को टफ बना दिया, ध्यान से सुनना, टफ बना दिया, टफ भी बनाएगा, तो आप इसी तरीके से सोचेंगे। हमें किसी भी कीमत पे 51 से 158 पहुंचना था। 3 से गुणा किया 153 आया। 5 इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 100। और याद रहे, जोड़ते वक्त आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आप पैटर्न जनरेट करने जा रहे हैं। एक होता है रटा रटाया फार्मूला, एक होता है फार्मूला जनरेट कर लेना। जैसे हम लोग जब रैंकिंग पढ़ रहे थे तो मैं तो बता सकता ना, तो जिसका 2 बार एडिशन होगा -1, जिसका 1 साइड से होगा तो माइनस करके +1। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम तो बाकायदे लाइन खींच के आपको बताते थे कि ये -1 क्यों हो रहा है, और लाइन खींच के बताया था ये +1 क्यों हो रहा है। तो यहां भी हम ध्यान रखेंगे, 158 हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। 16 तिया 48, और हमें 48 से कहां आना है? 51। अब 48 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 53 आएगा, तो 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया? अब यहां हमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाई 3 +5, मल्टीप्लाई बाई 3 +3, मल्टीप्लाई बाई 3 +1 हो। आइए चेक करते हैं। 5 तिहाई 15 और 1 16। अब एक बात सिद्ध हो गई कि मल्टीप्लाई बाई 3 +1, मल्टीप्लाई बाई 3 +3, मल्टीप्लाई बाई 3 +5। अगला होगा मल्टीप्लाई बाई 3 +7, तो 158। ऑप्शन सी राइट। डाउट है? तभी इधर से कोई कुछ पूछ रहा था।
ठीक है, बता देंगे अभी। नोट हो गया? बड़ा बुरा हाल है। टेन, 18, 51 एंड 200। यहां भी हमने देखा नंबर छोटे हैं, यानी 4 ही नंबर है, पर जब हम इस पे नजर ले गए तो देखा ये जंप कर रहा है। तो हमारा काम था जंप के नजदीक तक पहुंचना। 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, -4 इक्वल टू 200। यहां हमें एक लॉजिक मिला कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 -4, तो हो सकता है सब में मल्टीप्लाई बाई 4 -4 हो या सीक्वेंस चेंज हो। यहां हमने देखा 18 चौक 72 हो जाएगा, तो 18 तिरिक 54, 51, 10 दूना 20, 18, 995।
अब आप इधर देखिए, मैंने डिफरेंस निकाला तो यहां 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, फिर 11 2 13। इसका मतलब पैटर्न में कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं तो यहां 11 की जगह 9 होना चाहिए था, यहां 11 होता, वहां 13 हो जाता। तो यहीं पे होश पे आओ और दुनिया जगाओ। ऑल आर द प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, क्योंकि 8 9 10 भाज्य होती हैं। फिर 13, 13 के बाद 14 15 16 नहीं, कितना हुआ? आज की क्लास यहीं पे तमाम। क्या अभी और पढ़ना है? क्या कुछ सुनाना है? अच्छा ये बताओ, आपको दिल्ली आईआईटी वाली घटना सुनाए हैं? पहाड़ा वाली सुनाए हैं यार? नहीं सुनाए? तो ये उसी टॉपिक पे चल रहा, उसी पे सुना देता हूं। ये रियल घटना है। अब ध्यान से सुनो, कॉपी पलट लो, जीवन में उमंग ले आओ। रियलिटी है ये, और इसको सुनना तो पूरा रियलिटी समझ के सुनना, ये ना समझना बाबा फार्मूला है। दिल्ली आईआईटी में कुछ वर्ष पहले, ये पूरा पेपर की हेडलाइन था, कुछ वर्ष पहले जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए लोगों की बीटेक में, सुन लो नहीं तो बीटेक में एडमिशन नहीं होगा। झोला एक दूसरे को ऐसे दे रहे हैं जैसे बम ट्रांसफर कर रहे हो, है ना। तो आईआईटी दिल्ली की घटना है। तो जेई क्वालिफाई करने के बाद फर्स्ट ईयर में लड़कों का एडमिशन हुआ, तो जनरली एमबीबीएस कॉलेज में और बीटेक में, आईआईटी वगैरह में जब किसी का फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है तो उसको लगता है अब 4-5 साल यहीं रहना है और बिना आप फैमिली के क्या जीना। सिलेक्शन तो हो ही गया है, जो डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है वो डॉक्टर बन गया, और जो आईटी बीटेक कर रहा है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। तो लोग सोचते हैं सेटल कर लेते हैं लाइफ। तो बॉयज हॉस्टल कुछ दूर पे होता है, गर्ल्स हॉस्टल कुछ दूर पे होता है। जनरली गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए जाते हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस या सिक्योरिटी वाले एरिया में बनाए जाते हैं। आराम से सुनना मन लगा के। तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का जो उस लड़की के साथ ही क्लास में पढ़ता था, जब वो लड़की क्लास से निकले तो उसके पीछे पीछे, कहीं रास्ते में रुकता नहीं था, उसके पीछे पीछे गर्ल्स हॉस्टल तक जाता। वो लड़की जब हॉस्टल में चली जाती तो सीधा फिर वो आगे निकल जाता बॉयज हॉस्टल में। अगले दिन सुबह नहा धो के फिर हॉस्टल के सामने खड़ा रहता। जब वो लड़की निकलती उससे कुछ बोलता नहीं, वो आगे आगे तो उसके पीछे पीछे। कभी उसने कुछ बोला ही नहीं और देखता भी नहीं था। तिरछी नजर से नीचे से करके उसके सैंडल को देख के पहचान लेता था वही है, तो ऊपर देखता भी नहीं था। अब लड़की एक्शन लेगी भी तो क्या एक्शन लेगी भाई, न बोलता कुछ था न उसकी तरफ देखता था, सैंडल से उसको पहचानता था। ऐसे दूर से तिरछी नजर देख करके उससे नीचे कर लेता था। यह कार्यक्रम 7-8 महीने तक चला। कितना पेशेंस रहा होगा। तब तक आ गया फरवरी। फरवरी आ गया तब प्रपोजल डे जो होता है, प्रपोज डे, उस दिन गुलाब का गुलदस्ता लिए पीछे से खड़ा था, हाथ पीछे किए हुए। वो लड़की सामने आई, जैसे सामने से आई उसने कहा एक्सक्यूज मी, प्रपोजल दे दिया। प्रपोजल में क्या बोला, वही जो देसी लोग बोलते हैं नहीं, उसने उससे बोला विल यू मैरी मी, क्या आप हमसे विवाह करेंगे। तो लड़की कुछ बोली नहीं। लड़के ने कहा आप हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दी। तो लड़की ने पहला सवाल उससे पूछा कि तुम साल भर से आगे पीछे चक्कर क्यों काटते थे। तो उसने कहा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपको जब तक मैं देखता नहीं मैं खाना नहीं खा पाता। तो लड़की ने पूछा और क्या कर सकते हो।
कहा आप जो कहें मैं आपके लिए वह कर सकता हूं। तो लड़की ने कहा तुम ही बताओ क्या क्या कर सकते हो। तो उसने वही बताया जो सब बताते हैं। हम आपके लिए जान दे सकते हैं, आपके लिए फूल बिछा सकते हैं, है ना, आपकी सारी बात मानेंगे, यही बोला। लड़की ने कहा कि तुम मुझसे किस लेवल तक का प्यार करते हो। तो उसने, लड़के ने जवाब दिया कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा मैं किसी को नहीं चाहता। मतलब संसार में आप ही आप हो और कुछ है नहीं, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क देती हूं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, कल सुबह 11 बजे तक तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। अगर तुम ये टास्क पूरा कर दिए तो मैं मान लूंगी कि तुम हमसे प्यार करते हो। लड़का खुशी खुशी, तो अब सोचा बात बन गई। कहा ठीक है जल्दी बताइए आप, मैं कल 11 बजे तक टास्क पूरा कर दूंगा। लड़की ने कहा आपको कुछ नहीं करना, केवल 21 से 70 तक का पहाड़ा याद करना है। 21 से लेकर 70 तक का। अगर आप 21 से 70 तक का पहाड़ा कल सुबह 11 बजे आके सुना देंगे तो मैं मान लूंगी कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो सोचो लड़के ने क्या कहा होगा। लड़के ने इतने मासूमियत से जवाब दिया, गुलदस्ता जो हाथ में लिया तो पहले उसको जमीन पे गिराया, दोनों हाथ जोड़ा, कहा कोई बात नहीं बहन जी, हम आगे देख लेते हैं।